तो कल हमने किया था कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, जिसमें हमने बताया था, ये चीज प्रूव कर दी थी कि जो टोटल सम होता है ईच एंड एवरी पार्टिकल्स लीनियर मोमेंटम, वो हमारे पास कांस्टेंट होता है। सिमिलर चीज हमने इसमें बतानी है, बट जो ये वाला लॉ लॉ है ना, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी डेरिवेशन तो बहुत आती है, स्पेशली क्लास 11 वाले की, ठीक है। तो इसमें है क्या एक्चुअल में? है कुछ नहीं। हमारे पास क्या है, एक है ऑब्जेक्ट ए, ठीक है, दूसरा है ऑब्जेक्ट बी। ए हमारे पास बी से बड़ा है, ठीक है। अब हमारे पास जो ए है उसका मास है m1 और b2 का मास है m2। दोनों जो है सेम डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। अब a1 की जो वेलोसिटी है वो u1, a की जो वेलोसिटी वो u1 है, b की वेलोसिटी u2 है, ठीक है। और जैसे जैसे ये मूव करते हैं हमें पता चलता है कि जो u1 है उसकी वेलोसिटी u2 से ज्यादा है। अब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दैट मीन दोनों सेम पाथ फॉलो करें, काइंड ऑफ ए के बी के बिल्कुल पीछे है। मान लो आप एक्टिवा चला रहे हो, बिल्कुल आपके बिल्कुल पीछे एक ही स्पीड में मैं एक्टिवा चला रही हूँ और मैंने स्पीड बढ़ा दी, ठीक है। जैसे ही मैंने स्पीड बढ़ाई तो मुझे भी नहीं पता लगेगा, तुम्हें भी नहीं पता लगेगा, कुछ सेकंड्स में ही मैं क्या है तुमसे टकरा जाऊंगी, सीधी सी बात है। सिमिलरली डेल्टा टाइम में, डेल्टा टाइम मतलब कि चेंज इन टाइम जो आ गया थोड़े से समय में, क्या है, जो ए ऑब्जेक्ट है वो आके बी से टकरा जाता है। क्यों टकरा जाता है? क्योंकि u1 जो है, ए की जो स्पीड है बी से ज्यादा हो जाती है। अब अगेन ए का तो मास m1 वैसे ही रहेगा, मास तो नहीं कम होगा, चाहे हमारे छोटे तक जाएंगे पर मास नहीं कम होगा। तो ये सारा जो हमारे पास सिनेरियो हुआ है ये क्या है, बिफोर कोलिजन। कोलिजन के पहले ये चीजें ऐसे मूव कर रही थी। अब हमारे पास क्या है, कोलिजन हो गया। अब कोलिजन की बात हो रही है, ड्यूरिंग कोलिजन हमारे पास क्या हो रहा है? ड्यूरिंग कोलिजन हमारे पास क्या हो रहा है, जो ए के ऊपर है बी के द्वारा फोर्स लगाई गई, इसको पीछे की तरफ धकेला गया, ठीक है। या फिर ए ने एक्चुअल में आके बी के ऊपर एक्शन किया, ए ने बी के ऊपर एक्शन किया विद एफ बी ए, और बी ने इन रिएक्शन इसको इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन दे दिया एफ ए बी। अब कोलिजन के बाद क्या होगा भाई, थोड़ी बहुत स्कूटी हमारी डगमगाई, लेकिन हम वैसे ही क्या उसी पाथ पे दोबारा मूव करने लग गए। ड्यूरिंग कोलिजन क्या हुआ, ए ने फोर्स एक्सर्ट की थी ना, एफ बी ए, बॉडी बी के ऊपर। तो न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग के एक्शन के लिए हमारे पास इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होगा, तो बी ने भी इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर दी ए के ऊपर एफ ए बी। लेकिन आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, ए ने भी अपनी वेलोसिटी पकड़ ली, बी ने भी अपनी वेलोसिटी पकड़ ली, वो वैसे क्या मूव करने लगे, उठे दोबारा और मूव करने लगे। लेकिन इस बार क्या है, ए के पास की वेलोसिटी v1, बी के पास की वेलोसिटी v2। क्यों? अब वेलोसिटी चेंज होगी। पहले तो उनकी स्ट्रेट लाइन में वेलोसिटी चल रही थी u1 u2, कोलिजन हो गया ना, कोलिजन के बाद ऑब्वियसली वेलोसिटी में चेंज आएगा। वो रुके हैं थोड़ी देर के लिए, फिर वो आगे बढ़े हैं, तो ये हमारे पास क्या हो गया, आफ्टर कोलिजन हमारे पास ये फिगर आ रही है, ठीक है। अब पहले हम ड्यूरिंग कोलिजन से, बिफोर कोलिजन को तो हमने इसका कंसिडर करना ही नहीं है, ठीक है। तो ड्यूरिंग कोलिजन जो है वहां से हम पिक करेंगे हमारा लॉ। ड्यूरिंग कोलिजन ए ने बी के ऊपर एक्शन किया विद द फोर्स ऑफ, मैं यहाँ पे शुरू कर रही हूँ एफ ए बी। इसकी डायरेक्शन गिवन है ऑब्वियसली, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, सॉरी एफ बी ए ने बी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट की एफ बी ए, जो कि इक्वल एंड ऑपोजिट आई ए के ऊपर एफ ए बी, है ना। तो जो दोनों की इंपल्स है वो हमें क्या बताएगी, चेंज इन मोमेंटम। मान लीजिए ऑफ इंपल्स ऑफ एफ ए बी हम निकालने की कोशिश करें।
अब इम्पल्स ऑफ एफ ए बी क्या होती है, हमने जब इम्पल्स वाला टॉपिक किया था, जे क्या होता है, किसी भी फोर्स के ऊपर, किसी बॉडी के ऊपर जो जे हमारे पास इम्पल्स लग रही है वो क्या होती है, जो उसके ऊपर फोर्स लग रही है टाइम्स चेंज इन टाइम या इन द टाइम ड्यूरेशन। टाइम ड्यूरेशन यहाँ पर डेल्टा टी में ये चीज हमारे पास आई है, यहाँ से डेल्टा टी में चीज आई है, और वो हमारे पास किसकी इक्वल आई थी, चेंज इन मोमेंटम। अब ए बी, ए के ऊपर एग्जर्ट हो रही है ना फोर्स, तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए आई, ए के ऊपर क्या चेंज इन मोमेंटम आया मेरे पास, यहाँ पे मैं कर रही हूँ m1 v1, v1 लेंगे क्योंकि फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आ गई, फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल क्या है m1 v1, दोनों के ऊपर वेक्टर साइन क्योंकि दोनों एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है। सिमिलरली हमारे पास आ जाएगा इम्पल्स ऑफ एफ बी ए। अब जब हम इम्पल्स इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, यानी कि जो फोर्स हमारे पास है मल्टीप्लाइड बाय टाइम ड्यूरेशन, अब वो चीज हमारे पास आई थी चेंज इन मोमेंटम। अब ये फोर्स किसके ऊपर लगी थी, एफ बी ए हमारे पास बी के ऊपर, बी के ऊपर लगी है, तो बी की चेंज इन मोमेंटम क्या आएगी, फाइनल फाइनल सॉरी m2 v2 माइनस इनिशियल। ठीक है, यही चीज होगी। लेकिन अगर हम कहें कि हमारे पास, अगर हम इसी को ही, इसको नंबर 1 देते हैं, इसको नंबर 2 एंड इसको नंबर 3, अब अगर हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें नंबर 1 को, एफ बी एज टू माइनस एफ ए बी, दोनों साइड क्या है, हम डॉट डेल्टा टी से क्या मल्टीप्लाई कर दें, तो ये वाली चीज हमारे पास क्या आ जाएगी, एफ ए बी मल्टीप्लाइड डेल्टा टी, तो हमारे पास इसकी इक्वल है एफ बी ए मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी, इसकी इक्वल है ना। तो हमारे पास ये आ जाएगा m2v2 माइनस m2u2 इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ m1v1 माइनस m1u1। ठीक है, फिर हम लेंगे m2v2 माइनस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m1u1। अब हम क्या करेंगे, v वाले एक साइड, u वाले एक साइड, तो क्या होगा, m2v2 के साथ एडिशन हो जाएगी m1v1 की, फिर m1u1 के साथ एडिशन हो जाएगी m2u2 की। इसको आप रीअरेंज करके भी लिख सकते हो कि m1v1 प्लस m2v2 इक्वल्स टू m1u1 प्लस m2u2। अब ये जो रिजल्ट हमारे पास आया है, ये रिजल्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस रिजल्ट से हमें एक चीज पता चलती है, वो क्या पता चलती है, दैट टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन इज इक्वल टू टोटल लीनियर मोमेंटम, सॉरी, हाँ, लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मतलब कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद जो भी हमारे पास टोटल लीनियर मोमेंटम आया वो इक्वल हो गया। दैट मीन्स हमारा जो मोमेंटम है वो कंजर्व्ड है, जो मोमेंटम हमारे पास पहले था वही मोमेंटम हमारे पास बाद में आया। दैट मीन्स मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आया, चेंज नहीं आया दैट मीन्स मोमेंटम कांस्टेंट है, मोमेंटम कांस्टेंट है दैट मीन्स इट इज कंजर्व्ड एंड दिस प्रूव्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। समझ में आया, एक बार देखो इसको, अगर समझ में नहीं आया मैं रिपीट भी कर दूंगी, देखो एक बार।
मैम ये मल्टीप्लाई जब हमने किया वहां से थोड़ा दोबारा बोलते हैं। कुछ नहीं, इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई किया बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1 बाय डेल्टा टी। जब ऐसा किया हमें पता चल गया कि ये वाली चीज तो हमारे पास हमने इम्पल्स वाले में की थी, सेम इसका हमने इम्पल्स में किया था। उसमें अब हम इम्पल्स की तो वैल्यू निकाल नहीं सकते, लेकिन हमारे पास एक वैल्यू ऑलरेडी पड़ी है, दैट इज m1 m1v1 माइनस m1u1 ये वाली जो पड़ी m2v2 माइनस m2u2 पड़ी है। जैसे ही हमने वो वैल्यूज फिल की, तो जो हमने v वाली साइड की एक साइड कर ली, u वाली एक साइड कर ली, उनको रीअरेंज कर लिया, यानी कि 1 पहले आए 2 बाद में, या भी 1 पहले आए 2 बाद में। जो v वाली चीज है हमारे पास एक्चुअल में क्या है, फाइनल वेलोसिटी दिखा रही है। यहाँ पर ये फाइनल इसका दिखा रहा है, ये फाइनल इसका दिखा रहा है। यहाँ पर m1u1 जो है इनिशियल बता रहा है 1 का, यानी कि ऑब्जेक्ट ए का, और यहाँ पर ये फाइनल इनिशियल बता रहा है ऑब्जेक्ट बी का। अगर हम इसको ऐसे भी लें तो वो चीज हमारे पास आ गई, फाइनल मोमेंटम ऑफ ए प्लस फाइनल मोमेंटम ऑफ बी इक्वल्स टू इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए प्लस इनिशियल मोमेंटम ऑफ बी। तो दोनों क्या है, जब आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन सेम आ रहे हैं, एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं, दैट मीन्स मोमेंटम में तो कोई चेंज ही नहीं आया। जो हमने v1 v2 भी नाम दिया, वो v1 v2 भी हमारे पास फालतू ही रहा, क्योंकि दोनों इक्वल है, u1 v1 दोनों एक दूसरे के सामने पड़े तो काइंड ऑफ इक्वल है। ठीक है, तो काइंड ऑफ है, हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज आया हो, पॉइंट्स का चेंज आया हो, और तो कुछ नहीं आया। तो इससे हमें पता चला कि जो कंजर्वेशन है मोमेंटम की वो प्रूव हो गई है। समझ में आया? डेरिवेशन डिटेल भी समझानी है क्या? ये वाला पार्ट क्या है डिटेल में समझाने के लिए? हो गया मैम क्लियर अब। ओके, ठीक है, अब अगला टॉपिक कर लें फिर शुरू। अब जो ये वाला हमने आज टॉपिक किया ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम फ्रॉम थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये तो आप चाहे 4 बार लिख लिख के देख लो, ये आपको रट जानी चाहिए, इतनी अच्छे से आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि ये डेरिवेशन भी एग्जाम में आती है, बहुत बार पूछी गई है ये डेरिवेशन, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिराइव न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमने यहाँ पर दो मासेस को कंसीडर करना है, दैट मीन्स दिस वन इज मास m1 एंड दिस वन इज मास m2। तो ऑब्जेक्ट्स है ए एंड बी, दोनों के अलग अलग मासेस है, एंड दे आर मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में मीट जा रहे हैं और एक दूसरे को कोलाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब डायरेक्शन नहीं इन्होंने यहाँ पर मेंशन की, डायरेक्शन ऑपोजिट भी हो सकती है, स्ट्रेट भी हो सकती है। द थिंग इज, मेन चीज जो हमारे पास आ रही है वो क्या है, m1 जो है m2 से कोलाइड कर रहा है, जैसे हमने पहले किया था। जैसे वो कोलाइड करते हैं, जो वेलोसिटी और जो लीनियर मोमेंटम है दोनों बॉडीज का, वो अंडर चेंज, वो अंडर को जाएगा एक चेंज में, जैसे कि पहले किया था यहाँ पर u1 u2 थी, अब क्या है यहाँ पर v1 v2, सेम वही चीज है, सेम हमने सिनेरियो लिया है, लेकिन इसमें हम उल्टा प्रूफ करेंगे। उल्टा क्या प्रूफ करेंगे, अब इसमें क्या है हमारे पास डेल्टा P1 और डेल्टा P2 लेंगे, जो कि चेंज आए मोमेंटम में इन टाइम डेल्टा टी। ये इसके अंदर चेंज आया है और ये इसके अंदर चेंज आया मोमेंटम में। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, जो नेट चेंज है, नेट चेंज इन लीनियर मोमेंटम, टोटल चेंज जो होता है लीनियर मोमेंटम में इन दी एब्सेंस,
ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, ये शायद आपको याद हो हमने किया था कल ही। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स ये चीज हमारे पास क्या होती है, जीरो। तो नेट चेंज क्या है, ये और ये, यानी कि ये P1 और ये इसका दोनों का चेंज आ गया, P2 जो इन दोनों का चेंज आ गया, ये चीज हमारे पास जीरो में आ गई। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि डेल्टा P2 इज इक्वल टू डेल्टा P1 नेगेटिव ऑफ डेल्टा P1। नाउ इफ वी डिवाइड बोथ साइड्स बाय डेल्टा टी, उसमें क्या किया था, डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दिया था एफ ए बी और एफ बी ए बी, इसमें दोनों को डिवाइड कर दिया, तो क्या होएगा P2 ओवर T माइनस P1 ओवर T। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ मास m2 इक्वल्स टू माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ m1। इसको ऐसे कह सकते हैं ना, मैंने कहा था जब भी हमारे पास डिवीजन में टाइम आ जाए हमारे पास ये क्या चीज आ जाती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ जो भी हमारे पास ऊपर प्रॉपर्टी पड़ी है, तो हमारे पास क्या मोमेंटम पड़ा है और मोमेंटम भी किसका पड़ा है, अब ये तो ऑलरेडी चेंज है, इसके चेंज में अपॉन रेट लग गया, तो ये m2 का पड़ा है इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ मास m1। ठीक है, तो अब सारा जो हमने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वाला किया था उसको उल्टा प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, हमें ये पता है कि जो चेंज इन मोमेंटम होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ जो मोमेंटम होता है हमारे पास किसके इक्वल होता है, फोर्स के इक्वल होता है ना। फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, अगर ऐसे नहीं याद आ रहा तो ऐसे याद आएगा, पीछे करके आए हैं चीज, है ना। तो फोर्स ऑन m2 इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ फोर्स ऑन m1। अब m2 के ऊपर फोर्स लग रही है जिसके कारण एक इक्वल और ऑपोजिट रिजल्ट आ रहा है, तो दैट मीन्स m2 के ऊपर जो फोर्स लगी है वो एक्शन है, और ये इस साइड जो हमारे पास आया है ये क्या है, रिएक्शन, और ये हमारे पास क्या आ जाता है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, दोबारा करवाती हूँ। इसमें हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था जिसका मास था m1, वो u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा था, और था एक m2 जो u2 वेलोसिटी से मूव कर रहा था, दोनों स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, कुछ समय बाद दोनों टकरा जाते हैं इन डेल्टा टाइम टी, लिखा ही हुआ था सॉरी, डेल्टा टाइम डेल्टा टी टाइम में वो एक दूसरे से टकरा जाते हैं, आफ्टर कोलिजन के दोनों अपनी अपनी स्पीड से चलने लग जाते हैं, m1 जो है v1 के स्पीड से चलने लग जाता है, m2 जो है v2 की स्पीड से हमारे पास मूव करने लग जाता है। अब जैसे कि यहाँ पर u1 है यहाँ पर u2 है, तो दोनों का जो मोमेंटम है उसमें कोई ना कोई चेंज आया है, उस चेंज को हमने नाम दे दिया डेल्टा p1। सिमिलरली मास 2 के ऑब्जेक्ट में की जो वेलोसिटी में चेंज आया उसके बाद मोमेंटम में चेंज आ गया, उस चेंज को हमने नाम दे दिया डेल्टा p2। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम इट इज क्लियर दैट नेट चेंज इन लीनियर मोमेंटम जो है वो जीरो होता है कब, जब हमारे पास कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती। अब ये चीज अपने आप आके इसके ऊपर टकराई है, यहाँ से किसी ने धक्का मारा नहीं मारा, तो उस कारण जो नेट चेंज इन लीनियर मोमेंटम हमारे पास जीरो हो गया। नेट चेंज, नेट का मतलब है टोटल, टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम हमारे पास दैट मींस डेल्टा p1 प्लस डेल्टा p2 इज इक्वल टू जीरो। ये चीज इसकी इधर आई तो नेगेटिव होगी, दोनों साइड डेल्टा t से डिवाइड किया, जब हमने डेल्टा t से डिवाइड किया ये हमारे पास क्या बन गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ मास m2, और ये बन गया रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ मास m1। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमारे पास क्या है, फोर्स होता है, ये m2 के ऊपर चल रही है और ये फोर्स m1 के ऊपर चल रही है, इसके सामने नेगेटिव साइन है, दैट मींस ये चीज हमारी एक्शन हुई और ये हमारा रिएक्शन हो गया, और इससे क्या है हमारा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन प्रूव हो रहा है। इज देयर एनी डाउट नाउ? No, ma'am. Now we are going to discuss the very important concept, that is practical application of law of conservation of momentum।
ये सारी की सारी एप्लीकेशंस बहुत जरूरी हैं क्योंकि इनके बेसिस पे न्यूमेरिकल, रीजनिंग क्वेश्चन, असर्शन रीजन, केस स्टडी, बहुत तरह के क्वेश्चन बन बन के आते हैं। हम सोच भी नहीं सकते, इतनी वैरायटी आ जाती है क्वेश्चन में। और एक तो आपने पहले किया ही हुआ है, दैट इज रिकॉइलिंग ऑफ गन। रिकॉइलिंग ऑफ गन पहले पढ़ा हुआ है, क्लास 9 में हमने किया था। इसमें मान लीजिए मेरे पास क्या है, गन का मास है एम। एम है गन का मास, ठीक है। और स्मॉल एम है हमारे पास बुलेट का मास, ठीक है। फायरिंग से पहले दोनों गन और बुलेट कौन सी पोजीशन पे होती है, रेस्ट पोजीशन पे। लेकिन जैसे ही फायर करते हैं, जो बुलेट है वी वेलोसिटी से निकल के मूव करना शुरू हो जाता है, और गन बी के पीछे की तरफ मूव करती है विद वेलोसिटी कैपिटल वी। ये स्मॉल वी है, ये कैपिटल वी है। अब इस पूरे सिस्टम के ऊपर नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिव, यानी कि किसी ने धक्का तो नहीं लगाया गन को पीछे से, नहीं, वो तो अंदर का सिस्टम जो है उसका वैसे मूव कर रहा है। अब अगर नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग, तो जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, हमने जो थर्ड लॉ से किया था उसमें क्या था, टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब यहाँ पर कोलिजन की जगह पे क्या हो जाएगा, फायरिंग। तो टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब यहाँ पर ये चीज हो जाएगी, ठीक है। अब बिफोर कोलिजन, यानी कि यहाँ पर कोलिजन नहीं डालेंगे, यहाँ पर क्या आएगा, फायरिंग आएगा। सिमिलरली यहाँ पर क्या आ जाएगा, फायरिंग। फायरिंग से पहले क्या कोई चेंज था लीनियर मोमेंटम में, नहीं। क्यों, दोनों चीजें रेस्ट पे थी, दोनों की कोई वेलोसिटी नहीं थी, दोनों का यू जीरो था। तो ये चीज हमारी टोटली जीरो होगी। कैसे जीरो होगी, m1 यू सॉरी m1 क्यों कह रही हूँ, m इंटू बुलेट रेस्ट पे है तो कोई वेलोसिटी नहीं, गन रेस्ट पे है तो उसकी भी कोई वेलोसिटी नहीं, इक्वल्स टू यहाँ पर आएगा mv प्लस mv, क्योंकि आफ्टर फायरिंग इनके अंदर चेंजेस आए, तो ये तो सारी टर्म जीरो होगी। तो वी हैव mv इक्वल्स टू सॉरी mv प्लस mv। अब ये चीज हमारे पास ऐसे आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। तो हम गन की वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, माइनस m ओवर m इंटू v। ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, ये नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि ये जो बुलेट है ये मेरे पास देखो बड़ी सुंदर सी रिवॉल्वर है, और ये मेरी देखो क्या कितनी प्यारी बुलेट है, इसकी वेलोसिटी इधर गई है, गन पीछे की तरफ मूव हुई है। नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि दोनों वेलोसिटीज के डायरेक्शन ऑपोजिट है, और जो गन है पीछे की तरफ जर्क महसूस करती है, जिसको हम रिकॉइल करते हैं, और ये रिकॉइल हो रही है विद द वेलोसिटी ऑफ कैपिटल वी। और जो गन है वो बहुत छोटी है, सॉरी जो बुलेट है बहुत छोटी है इसका पेट्रोल, और वो के आगे की तरफ मूव कर जाती है विद द वेलोसिटी स्मॉल वी। अब इसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है कि जब भी हम फायरिंग करते हैं, जो गन है हमेशा शोल्डर के साथ लगी होनी चाहिए, ठीक है, वो टाइटली हेल्ड होनी जरूरी है, क्योंकि जो रिकॉइलिंग होती है वो कभी कभी इतनी ज्यादा स्पीड से होती है, इसकी वेलोसिटी इतनी ज्यादा होती है कि ये हमारे शोल्डर को हर्ट तक कर सकती है अगर हम इसको लूजली पकड़ा हुआ है। जोर से लगेगी ये कंधे पे, जब ये जोर से लगेगी तो कई बार इंटरनल इंजरी आ जाती है, और कई बार ऐसे भी हो सकता है कि शोल्डर डिस्प्लेस हो जाए, ठीक है। अगर धन को ध्यान से अच्छे से टाइटली पकड़ा होगा तो जो है बॉडी भी के गन के साथ ही एक सिस्टम बन के पीछे की तरफ मूव करेगी, ठीक है। मान लीजिए शोल्डर है और ये गन है, अगर इसको टाइटली नहीं पकड़ा तो गन जो पीछे आके सीधा शोल्डर के ऊपर बहुत जोर से लगेगी। अगर इसको बहुत टाइटली पकड़ा हुआ है तो ये दोनों वन सिस्टम की तरह एक्ट करेंगे, एक ही सिस्टम की तरह। शोल्डर अब यहाँ पर रेस्ट पे नहीं रहेगा, जबकि यहाँ पर रेस्ट पे बड़े रहने के कारण जब पीछे लगती है, बुलेट पीछे की तरफ होती है, इसके ऊपर इंजरी होती है, ये क्या है इसके साथ मूव करेगा पीछे की तरफ शोल्डर भी। जब वो मूव करेगा उसको इंजरी के चांसेस
बहुत कम हो जाएंगे, 70% तक उसकी इंजरी के चांसेस जो है कम हो जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि टोटल मास बढ़ जाएगा और जो रिकॉइल वेलोसिटी है वो ऑब्वियसली कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं, इसी की आगे एप्लीकेशन है, जब भी एक आदमी है, ये हमारे पास बोट है, ठीक है, और ये हमारे पास शोर है, बंदरगाह है, ठीक है, कुछ भी लगा लो। जब भी कोई आदमी यहां से इधर की तरफ जाएगा, बोट से शोर की तरफ जाएगा, जो बोट है थोड़ा सा पीछे की तरफ मूव करेगी। क्यों? जब तो बोट और आदमी यहाँ पर पड़े हैं, खड़े हैं, सिंपली दोनों के रेस्ट पोजीशन पे खड़े हैं, तो इनका जो है इनिशियल जो टोटल मोमेंटम है बोट और मैन का, वो क्या है? 0। ठीक है, वो क्या है हमारे पास? इनिशियल मोमेंटम जो है दोनों का 0 है। जैसे ही मैन बोट से जंप करता है टुवर्ड्स द शोर, वो अपने अंदर एक मोमेंटम गेन कर लेता है, मोमेंटम गेन कर लेता है इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन, शोर वाली दिशा में मोमेंटम गेन कर लेता है, क्योंकि ये मास है और ये भी मास है। अब इसने अपने अंदर एक वेलोसिटी एक्वायर कर ली, तो इसका तो कुछ मोमेंटम आ गया है ना। टू कंजर्व द मोमेंटम, अगर बोट ना हिलती तो दैट मीन्स इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू है, या फिर ये सारी चीज 0 है। अगर वैल्यू है तो इससे ज्यादा है या इससे कम है, या फिर ये 0 है। अगर ये 0 होगी होती, इसकी वेलोसिटी ना आती, तो यहाँ पर क्या मोमेंटम कंजर्व नहीं होना था। काइंड ऑफ एक्शन रिएक्शन वाला भी लगता है, न्यूटन थर्ड लॉ वाला। इसने इसके ऊपर एक्शन किया, मैन ने एक्शन किया, तो बोट भी इन रिएक्शन पीछे की तरफ मूव हुई है, राइट। मैन इधर मूव हुआ है और बोट इधर मूव हुई है, तो एक्शन रिएक्शन भी हो रहा है, एज वेल एज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी हो रही है। टू कंजर्व इट, जो बोट है वो भी एक वेलोसिटी एक्वायर कर लेते हैं इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। और जब ऐसा कुछ होता है तो क्या है, दोनों के बोट थोड़ा सा बैकवर्ड्स मूव कर जाती है, और इस तरह से हमारा क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम यहाँ पर प्रैक्टिकली अप्लाई हो जाता है। दोनों चीजें प्रैक्टिकली अप्लाई होती है यहाँ पर, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी, दोनों चीजें अप्लाई होती है। दोनों चीजें हमने पढ़ी हुई है इस वाले एग्जाम्पल में। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एक एस्ट्रोनॉट है, स्पेस में घूम रहा है, वो अपने स्पेसशिप में वापस आना चाहता है। तो स्पेसशिप में वापस आने के लिए वो एक ऑब्जेक्ट थ्रो करता है, ऑब्जेक्ट को फेंकता है अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन से ऑपोजिट साइड में। मान लीजिए ये मेरे पास क्या है, आदमी है, ठीक है, ये इसकी आंखें और ये माइंड, यहाँ पर इसकी बड़ी सारी स्पेसशिप है, ठीक है, और ये इस डायरेक्शन में आना चाहता है। अब स्पेस में क्या, सारा कुछ वैक्यूम है ना। तो अगर तो वो इस दिशा में कोई चीज फेंकता है, कोई पत्थर फेंकता है, तो क्या होगा, जैसे यहाँ बोट वाले केस में हुआ, उसने इस दिशा में फेंका, तो काइंड ऑफ ये पत्थर जो होगा हमारे पास, ये आदमी का काम करेगा। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, जैसे इस तरफ फेंकेगा आदमी पीछे की तरफ हो जाएगा, तो वो तो स्पेसशिप से दूर हो गया। तो आदमी ये चीज ना करने की बजाय, अगर उसने अच्छे से साइंस को पढ़ा है, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई किया है, तो वो क्या करेगा, पत्थर को ऑपोजिट साइड में फेंक देगा। जैसे ही वो ऑपोजिट साइड में फेंकेगा, टू कंजर्व द लीनियर मोमेंटम, उसकी बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करेगी। फिर वो एक और पत्थर फेंकेगा, यहाँ तक पहुंच गया, आदमी यहाँ तक पहुंच गया, उसने यहाँ से एक और पत्थर फेंका, तो वो इस तरफ मूव होके अपनी स्पेसशिप के बहुत ही ज्यादा क्लोज आ गया। अब उसको पकड़ के उसका दरवाजा खोल के उसके अंदर जा सकता है। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम सिर्फ धरती पे, स्पेस पे भी काम आता है। नेक्स्ट है, जो रॉकेट्स हैं, जेट प्लेन्स है, वो भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर वर्क करते हैं। कैसे? देखिए, यूजुअली जो रॉकेट है, ये मेरे पास रॉकेट है, और उसके अंदर ये मैंने क्या, फ्यूल डाला। अब ना तो मैंने फ्यूल चलाया, ना रॉकेट ऊपर जा रहा है, तो दोनों क्या है, रेस्ट पे है ना। इनका टोटल मोमेंटम भी जरूर है। तो रॉकेट प्रपल्शन, जो फ्यूल है उसको एक्सप्लोड किया जाता है, एक्सप्लोड, फ्यूल को जलाया नहीं जाता, उसको एक्सप्लोड किया जाता है, इसलिए इतना ज्यादा धुआं निकल रहा है, तो नीचे से आग निकल रही होती है। ये जो बर्न्ड गैसेस होती हैं, ये नीचे की तरफ क्या है, प्रेशर जनरेट करने लग जाती है। जैसे जैसे ये नीचे की तरफ जाती है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, जो ऑब्जेक्ट है यानी कि जो रॉकेट है ऊपर की तरफ मूव करने लग जाता है।
ठीक है, तो ये बहुत हाई वेलोसिटी से निकलेंगे तो तभी ये ऊपर क्या है, हाई वेलोसिटी से ऊपर जाएगा, तो कंजर्व द लीनियर मोमेंटम। अगर इनकी वेलोसिटी लो होगी तो ये प्रॉपरली मूव नहीं कर पाएगा, और सीधा जाने के बजाय क्या है, सीधा जो इसको धक्का लगना चाहिए था उसके जाने के बजाय कहीं ना कहीं टेढ़ा होकर नीचे गिर जाएगा। इसी कारण इलॉन मस्क के बहुत सारे जो रॉकेट्स हैं वो फेल हुए हैं। ठीक है, इसके पीछे एक ये भी कारण है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब। अब हमारे पास क्या है, एक बॉम्ब है, ठीक है, ये रेस्ट पे है, इसका टोटल मोमेंटम भी 0 है। जैसे ही एक्सप्लोड होता है ये बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी निकालता है और बहुत ज्यादा अपना बारूद जो है इधर उधर बिखेरता है, उसमें पार्ट्स को भी इधर 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 उधर क्या बिखेर देता है। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर जैसे एक्सप्लोड होगा इसका एक टुकड़ा इधर जाएगा, एक टुकड़ा इधर जाएगा, एक टुकड़ा ऐसे क्या, तभी ये दूर दूर तक क्या है अपना इम्पैक्ट डालते हैं। अगर इसके ऐसे टुकड़े ना हो तो ये दूर दूर तक अपना इम्पैक्ट कैसे डालेगा। ये बहुत सारे पार्ट्स ऑफ मासेस में बंट जाता है। वैसे मास हम कहते हैं कि डिवाइड नहीं हो सकता, लेकिन जब बॉम्ब फटता है इसमें उसकी बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली ये एक चीज है कि बहुत सारे टुकड़े हो गए तो वो अलग अलग या पार्शियल मासेस में बढ़ गए और वो डिफरेंट डायरेक्शन में फ्लाई होंगे, और वो जो फ्लाई होंगी ना अपना एक एरिया क्रिएट कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, जैसे कि ये V1 का, ये V2, ये V3, ये V4, ये V5, M1 V1, M2 V2, M3 V3, M4 V4, M5 V5। ये एरिया जितना बड़ा होगा उतनी ज्यादा क्या है, दूर दूर तक क्या है, उस उतना ही ज्यादा उस पॉलीगन में क्या है उसका डैमेजिंग इम्पैक्ट देखने को मिलेगा सबसे ज्यादा। और इस पॉलीगन के कारण ही टोटल मोमेंटम कंजर्व रहता है। वो कैसे रहता है, जो मोमेंटम है हर एक पार्ट का वो एक क्लोज्ड पॉलीगन बना रहा है सेम ऑर्डर में। ठीक है, एरोस को ध्यान से देखो, सेम ऑर्डर में बना रहा है। तो इससे क्या पता चल रहा है, जो टोटल लीनियर मोमेंटम है आफ्टर एक्सप्लोजन वो भी 0 है। अगर इनिशियली 0 था आफ्टर एक्सप्लोजन भी वो 0, तो मोमेंटम हमारा कौन हो गया। दैट मीन्स जो बॉम्ब है बहुत सारे पार्ट में अगर फटा भी है तो वो क्या सारा का सारा इस ऑपोजिट डायरेक्शन में गया है, और इससे क्या है उनका मोमेंटम इक्वल है, सारे ऑपोजिट डायरेक्शन में ये इक्वल मोमेंटम के साथ सारे के एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो आज हम यहीं तक करेंगे। ठीक है, पर ये जो आज हमने टॉपिक किए सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड मैं आपको एक वर्कशीट शेयर करूंगी।